अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे अपना सफ़र शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक कैडेट से कप्तान कैसे बना। मेरा वो सफ़र कितना लंबा था, कितने अरसे पर मुहित था और मुझे उसके दरमियान में क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अपेरेंटली यू गाइस लाइक इट। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार मर्चेंट नेवी तो दास्तानों से भरी पड़ी है और एक के बाद आप दूसरी दास्तान उठाएं तो आपको ना सिर्फ ये कि इंस्पिरेशन मिलती है, आपको सुनने में मजा आता है, बल्कि उस आदमी की जिंदगी आपको इंस्पायर करती है। जिन चीजों से वो गुजरा, जिन चीजों से गुजर कर वो यहाँ तक पहुंचा, वो तमाम की तमाम चीजें इंस्पायर करती हैं। मुझे मालूम है कि मेरे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स यंगस्टर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अपनी अक्सर वीडियोस में मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मर्चेंट नेवी की हालात जॉब के लिहाज से अच्छे नहीं हैं। दे आर नॉट गुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, और ये कहानी आज से नहीं, ये बड़े अरसे से चलती हुई आ रही है। मैं अपने आप को इस मामले में लकी महसूस करता हूँ कि मैं कप्तान के ओहदे तक पहुंचा और मैं एक अच्छी कंपनी में एक एस्टैब्लिश तरीके से चल पाया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और आपको बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जिनको देख के आपको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि यार दिस इज द स्टोरी दैट हैज टू बी टोल्ड टू द पीपल। जॉब की सिचुएशन कोई ऐसा तो नहीं है कि इंप्रूव हो गई हो, लेकिन हर कुछ देर में कोई ना कोई ऐसा जवान निकल के जरूर आता है कि जिसको देख के आप ये कहते हैं कि यार एक तो अल्लाह पाक ने इसका साथ तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ ही इस बंदे ने ना तो कभी हिम्मत हारी और ना ही इस बंदे ने अपनी डिटर्मिनेशन के लेवल को कम होने दिया। एंड वन ऑफ सच गाइज इज कैप्टन असद हामिद। कैप्टन असद की जिंदगी का सफर तकरीबन 15 साल के ऊपर मुहित है और इनकी जिंदगी में 2-4 टर्न्स ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में बाकी कहानियों की निस्बत काफी ज्यादा दिलचस्प है। और उनमें से अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यही है कि ही वॉज अ मॉडल। वो एक मॉडल थे, ऑलरेडी कमर्शियल्स में काम कर रहे थे एंड आई थिंक ही वॉज गोइंग गुड। वो अच्छे जा रहे थे, बॉडी बिल्डर भी थे, उन्होंने एज अ ट्रेनर भी काम किया और अच्छे जिम्स के अंदर वो अच्छी पोजीशंस पर एक अच्छी जॉब करते रहे, लेकिन स्टिल ही चोज टू बिकम अ मैरिनर। और उनके लिए ये जिंदगी का सफर स्पेशली इसलिए मुश्किल था क्योंकि उन्होंने ये रास्ता तय करना था बजरिया AB बन के, यानी कि एबल सीमैन। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो कैप्टन असद का ताल्लुक मानसेरा से है। मानसेरा पाकिस्तान के शमाल में यानी कि नॉर्थ में KPK में एक जगह है। दूर अफ्तादा जगहों के बारे में एक बात बड़ी आम सी कही जाती है कि वहाँ पे लोगों को चीज़ों की ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर अवेयरनेस पहले किसी जमाने में पहुंचा नहीं करती थी। अब तो जमाना ऑफ कोर्स बदल गया है और वहाँ के एक लड़के के लिए अपना रास्ता तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। कैप्टन असद के जानने वालों में एक सेकंड ऑफिसर थे जिनका नाम था वजाहत अली खान। जब इनकी उनसे मुलाकात हुई तो इनको मर्चेंट नेवी के प्रोफेशन में एक अट्रैक्शन नजर आई, लेकिन असल में ना अक्सर लोगों की जिंदगी में मसले तभी शुरू होते हैं जब वो इसकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं और जब वो इसकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग तो ये होता है कि हर्डल्स को देख के और बैक ऑफ कर जाते हैं। कुछ बेचारे हर्डल्स को पार करने की कोशिश तो करते रहते हैं लेकिन हर्डल पार होके नहीं देती। लेकिन फिर कुछ लोग आपको कैप्टन असद की तरह के मिलते हैं जो कि उन तमाम हर्डल्स को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। कैप्टन असद सन 2007 में कराची आए और कराची में जब वो आए तो उन्होंने ऑब्वियसली मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया ताकि वो अपनी SSB यानी कि सीमेन सर्विस बुक बना सकें। एंड फॉर हिम इट वाज रियली फैसिनेटिंग। लेकिन इसके साथ साथ कैप्टन असद को एक शौक और था और वो शौक था बॉडी बिल्डिंग का। उन्होंने अपना ये शौक जारी रखा तो उनको कुछ ही दिनों बाद यानी कि अप्रैल ऑफ द ईयर 2007 में ये चांस मिला कि वो अपने जिम के लिए एक फोटोशूट कर सकें। उसी साल यानी कि जून सन 2007 में उनको पहली बार ऑफर हुई कि वो एक मॉडल के तौर पे फोटोशूट करें। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल शूट करके वो मॉडलिंग की लाइन में आए और मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मेरी जब कैप्टन असद से बात हो रही थी तो मैंने कहा यार आप ऑलरेडी इतने अच्छे मॉडल थे, इतने आप गुड लुकिंग थे और अभी भी हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मैंने कहा यू हैड अ वेरी क्या उसको कहना चाहिए कि एक बड़ा पुरआसाइश पुरतईश किस्म का करियर उनके सामने था, बट स्टिल वो कहते हैं यार मेरा जो ख्वाब था ना वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था। और मेरे ख्याल में ख्वाब जो है ना उनको परसू करना बहुत जरूरी होता है। उसी साल यानी कि सितंबर सन 2007 में कैप्टन असद को उनकी SSB मिली और ये वो पॉइंट होता है कि जिसके बाद अक्सर लोग जो है वो गलती कर बैठते हैं और यही गलती कैप्टन असद ने भी की, क्योंकि अक्सर लड़कों को ये महसूस हो रहा होता है कि अब जब उनके पास SSB है वो जाएंगे मैनिंग ऑफिस में अप्लाई करेंगे और उसके बाद उनके लिए जॉब्स की लाइन एक लगी हुई होगी तैयार। ऐसा होता नहीं है। तो मिस्टेक कैप्टन असद ने ये की कि उन्होंने अपना जो बॉडी बिल्डिंग का करियर था साथ ही साथ वो ट्रेनर की जॉब भी शुरू कर चुके थे। ये ट्रेनर का जो करियर था उन्होंने ये छोड़ा, उन्होंने अपनी जॉब को किया खत्म, हर जगह पे अप्लाई किया और वो जाके घर बैठ गए और उनको लगा कि यार अब तो खुद ब खुद मेरे पास कॉल्स आएंगी। लेकिन मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और वो तमाम के तमाम लोग जो कि जॉब्स का इंतजार कर रहे हैं वो सब के सब लोग ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। कंपनीज आपको अपने आप से कॉल नहीं करती। फ्रेशर्स के लिए ठीक ठाक मसले मसाइल हैं। सेम हैपेंड विद हिम। उनको जब कोई कॉल नहीं आई तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि हाउ बिग अ मिस्टेक दैट वाज। और मेरे ख्याल में हम सब इस तरह की गलतियां अपने करियर में कर चुके हैं। बट द गुड थिंग वाज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि गुड थिंग इस मौके पे नहीं, मैंने कैप्टन असद की जिंदगी में और उनके मैंने रवैये में ये एक अच्छी चीज पाई है कि वो अपनी चीज को फिर परसू करने लग जाते हैं एंड ही इज अ वेरी क्विक लर्नर। उनके साथ अगर कुछ भी हो तो वो बहुत जल्दी समझ आते हैं। वो जल्दी समझे इस बात को कि भाई ये काम ऐसे नहीं चलेगा एंड ही रिटर्न टू कराची। अब वो वक्त आ चुका था जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ तब आया था जब मैंने अपने जूते घसीटे थे कराची की रोड्स के ऊपर।
दिस वॉज हिज टाइम। कराची वापस आने के बाद इन्होंने एक बार फिर बॉडी बिल्डिंग क्लब ज्वाइन किया और वहां पे फिर एज अ ट्रेनर इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन कहानी वहीं फंसी हुई थी, जॉब नहीं थी आ रही। तो फिर शारे फैसल को छानना शुरू किया और शारे फैसल को इन्होंने इतना छाना कि बिलाखिर ही फाउंड द कंपनी कि जहां पे ये अप्लाई करना चाहते थे। बट टू हिज डिसमे जब इन्होंने वहां पे अप्लाई किया तो उनको बताया गया कि द कंपनी ओनली एम्प्लॉयज ऑफिसर्स। इसमें ऑफ कोर्स कंपनी का कोई कसूर नहीं है, दे आर द एजेंट्स हु आर वर्किंग फॉर द कंपनी। लेकिन आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि एक आदमी है जो कि सुबह सुबह निकला है, 5-6 बजे के आसपास वो निकला है, कराची की रोड के ऊपर वो बंदा अपने जूते घसीट रहा है ताकि वो एक दफ्तर तलाश कर सके, और उसको जब वो दफ्तर वहां पर मिलता है तो ही इज टोल्ड कि दे एम्प्लॉय ओनली द ऑफिसर्स। दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप में से जो लोग अपनी नौकरी के बारे में खाक छान चुके हैं ना, मेरे जैसे लोग, उनको अंदाजा है कि ये कितना डिसअपॉइंटिंग हो सकता है और मेरे ख्याल में कितना डिसअपॉइंटिंग होगा। आई कैन इमेजिन। उसके बाद उसी जिम में जहाँ पे ये काम कर रहे थे एज अ ट्रेनर, वहाँ पे जिसको ये ट्रेनिंग देते थे, उस लड़के ने उनको ये बताया कि उनके एक कजन है, उनके कजन का जहाज आ रहा है कराची एंड ही विल ट्राई टू गेट हिम इंडक्टेड इन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। ये अप्रैल सन 2008 की बात है, तब तक इनको जॉब नहीं थी मिली। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये उस जहाज पर गए। उस जहाज पर तकरीबन ये 1 महीना विदाउट सैलरी काम करते रहे। ये रोजाना घर से वहां जाते थे, जहाज की मेंटेनेंस होनी थी, जहाज ने मेरे ख्याल में ड्राई डॉक में जाना था। ये सुबह जाते थे और शाम तक उस जहाज पे काम करते थे फ्री ऑफ चार्ज, बगैर कोई पैसा लिए, और शाम के टाइम पे ये वहां से वापस आते थे। और उसके बाद जब ये 1 महीना इनका खत्म हुआ ना, तो कप्तान साहब ने इनको टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ दिया कि ठीक है आप जाएं और जॉब को सीख करें, और उन्होंने इनको रेफर किया PNSC हेड ऑफिस में। जब ये PNSC हेड ऑफिस गए तो इनको कहा यह गया कि आप ऐसा करें कि हमारे 2 जहाज और आ रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह अच्छी हैं, आप उन 2 जहाज़ों पे भी बगैर किसी जॉब के काम करें, तो फिर हम आपको OS यानी कि ऑर्डिनरी सीमैन के लिए कंसिडर करेंगे। लेकिन इनको इस बात से, जो कि PNSC के उस बंदे ने इनको बात कही, इनको ये समझ में आ गई। इन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे जॉब नहीं देनी, ये बस खाली बीइंग अ फ्रेशर मेरा बस एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वाज द टाइम ही सेड गुड बाय टू द PNSC। उसके बाद दोबारा ये कभी PNSC नहीं गए। उसी साल जून के आखिरी हफ्ते में इनको कॉल मौसूल होती है और इनको उनके पेरेंट्स ये बताते हैं कि उनके एक फैमिली फ्रेंड है कैप्टन नासिर महमूद, और कैप्टन नासिर महमूद ने जाकिर मैरीटाइम के साथ इनके लिए एक जॉब तलाश की है। जुलाई में इनका इंटरव्यू हुआ और 26 जुलाई सन 2008 को ये अपनी पहले सफर पर रवाना हो गए सीमन बनने के लिए। और ये कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं था, ये एक छोटी सी टग बोट थी जिनके ऊपर ये गए। बट ही वाज सो हैप्पी, क्योंकि एक आपका ख्वाब होता है ना जो आप इतने अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। आप उस वक्त से देखते हुए आ रहे हैं जब आप 12th क्लास में थे, आपने तब से ये सोचा था कि मैं समंदरों की सैर करूंगा, समंदरों में रहूंगा, पानियों को देखूंगा। That thing was coming true। जब मेरी इनसे बात हुई ना, तो he was telling me यार वो सफर इतना डिलाइटफुल था और मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहरहाल that was the time जब इन्होंने अपना पहला वेसल ज्वाइन किया। 18 महीने और अपने 2 वेसल्स करने के बाद जब ये कराची वापस आए तो उनको बताया ये गया कि उनका सी सर्विस एक्सेप्टेबल नहीं है। हाउ बिग ऑफ अ शॉक इज दैट। यहाँ पे ना मैं कैप्टन साहब को करता हूँ सलाम पेश, क्योंकि मेरे ख्याल में असद यार that was a brave thing that you do। अगर मुझे कोई इस वक्त ये बताता कि जो आपने सी सर्विस की किसी काम की नहीं है, तो मेरे ख्याल में मैं तो टूट जाता अंदर से। बट आई थिंक ही फेस्ड इट वेरी ब्रेवली। और उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया काफी बड़ी है, पाकिस्तान में एग्जाम ना भी हुआ तो मैं कहीं और से करने की सोच लूंगा। एंड दैट इज व्हेन ही कंटिन्यूड विद दिस जॉब। सन 2011 तक इनकी सी सर्विस मुकम्मल हो चुकी थी। पाकिस्तान में ये सी टाइम होता है तकरीबन 36 महीने ऑफिसर का एग्जाम देने के लिए, अगर आपने एज अ OS वगैरह सेल किया होगा। अब जब वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आने के बाद अब उन्होंने जब एग्जाम देने की सोची, तो देन ही केम टू नो कि यार ये पाकिस्तान से तो एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसे मौके पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना मॉडलिंग का काम दोबारा शुरू किया। कैप्टन असद ने ना सिर्फ ये कि वारिद के एड में काम किया, बल्कि इनकी जॉब परफॉर्मेंस को देखते हुए और प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्किल्स को देखते हुए और डायरेक्टोरियल स्किल्स को देखते हुए इनको ये ऑफर किया गया कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएं फॉर्मूला फिल्म्स में। आई मीन द गाय हैड अ थ्राइविंग थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। एक इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही। इन्होंने कहा बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो मैं सोचा करता था कि यार ये जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, अगर इनके ऊपर मेरी तस्वीर हो तो कैसा लगेगा। एंड देन दिस टाइम केम कि जब ये कहते हैं कि फिर मैं आंख उठाता था तो बिल बोर्ड के ऊपर मेरी तस्वीर लगी होती थी। अब मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका नहीं यार, मेरा परसूट ये था, मेरा दिल ये करता था कि मैं एडवर्टाइजमेंट ठीक है, हर चीज ठीक है, लेकिन मैं मर्चेंट नेवी में जाऊं। आई मीन अगर मैं अभी सोचूं तो मेरा ख्याल है ये एज अ मॉडल और एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे जो कि ये एज अ OS यानी कि ऑर्डिनरी सीमैन एज अ क्रू मेंबर जहाज के ऊपर कमाते थे। बट ही स्टिल केप्ट परसुइंग हिज करियर। इसी पूरी परसूट के दौरान में इन्होंने अब ये भी देखा कि यार ये कहाँ से एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैंने भी आपको बताया ना कि इनकी सी सर्विस एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। एंड दैट इज व्हेन ही फाउंड आउट कि यार अगर ये UK से एग्जाम दें तो वहां से एग्जाम ये आराम से कर लेंगे। ऑब्वियसली ये कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ताल्लुक तो रखते नहीं थे, और दूसरी
دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ فارمل ایجوکیشن جو کہ پاکستان میرین اکیڈمی یا وہ انسٹیٹیوٹس آپ کو کرواتے ہیں انہوں نے وہ کی نہیں تھی ہوئی، تو ان کے لیے مشکلات پھر کم تو نہیں ہوئی، لیکن دا وے ہی فوٹ آل آف دیم، یہ نہ صرف انگلینڈ گئے نہ صرف لندن گئے بلکہ وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی ایسٹر کے ہالیڈیز تھے، کرسمس کے ہالیڈیز تھے، پورا دن انہوں نے کالڈیکس پڑھنے میں، اسٹیبلٹی کی کتابوں کو چھاننے میں، اوشن اینڈ آف شور نیویگیشن کرنے میں جو انہوں نے لگائے، دیٹ از awesome. مطلب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ کپتان صاحب آپ نے کون سی اٹیمپٹ میں اپنا ایگزام پاس کیا تھا سیکنڈ میٹ کا؟ I was surprised. He passed his exam in the first attempt. بندے کی محنت کا آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایز اے کرو ممبر سیل کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنا سیکنڈ میٹ کا ایگزام پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا یو کے سے. دیٹ از آسم. اور اس کے بعد یہ کہ اسی کمپنی میں کنٹینیو کرتے رہے اور اللہ پاک نے سن 2020 میں ان کو وہ پروموشن دی کہ جس کے بعد یہ جہاز کے کپتان ہو گئے. یہ ابھی بھی ڈی پی ویسلز کے اوپر سیل کرتے ہیں اینڈ ہی از اسٹل سرونگ ان دی سیم کمپنی ایز اے ماسٹر. سیکنڈ میٹ کے بعد کی کہانی میں نے شارٹ اس لیے کر دی کہ اس وقت چونکہ آپ مین اسٹریم میں آ چکے ہوتے ہیں، آپ ایک ہی کمپنی میں چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے چیزیں آہستہ آہستہ آسان ہوتی جاتی ہیں. لیکن ان کے لیے پورا کا پورا سفر اتنا آسان تھا نہیں، کیونکہ جہاز پہ آنے کے بعد بھی ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یار میری ایجوکیشن میں ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا گیپ ہے جس کو میں نے فل کرنا ہے. انہوں نے ایکسٹرا آورز لگائے ہیں اپنے چیف آفیسرز کے ساتھ، ماسٹرز کے ساتھ، سیکنڈ میٹس کے ساتھ، تاکہ نہ صرف یہ کہ یہ ڈی پی ویسلز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں بلکہ اپنی جاب کو بھی پروفیشنلی سر انجام دے سکیں. میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ یہ ویڈیو کسی کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے اور کسی کی پروموشن نہیں ہے. کیپٹن اسد نے میرے خیال میں پچھلے سال مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا جس میں ہم دونوں کی ایک دوسرے سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے کہا کیپٹن صاحب میری ایک لائف سٹوری ہے جو کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ایم شیور کہ لوگوں کو یہ سن کر انسپیریشن ملے گی کہ ہم لوگ کیسے کیسے سٹیپس سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اسپیشلی دا ینگسٹرز جو کہ آج کل بیچارے انتظار کر رہے ہیں، اپنی جابس کا ویٹ کر رہے ہیں. میں نے ان سے وعدہ پچھلے سال کیا تھا، میں نے کہا تھا جی آپ مجھے اپنی لائف سٹوری پوری کی پوری بتائیں، مجھے اچھی لگی، میں نے کہا 100% میں اس کو انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر ضرور ڈالوں گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، میری آڈینس کے لیے فائدہ مند ہے. تو انہوں نے مجھے اپنی یہ کتاب بھیجی، ایبل سی مین ٹو ایمبیشس ماسٹر میرینر. میں نے اس کتاب کو کم از کم 2 بار پڑھا ہے. I'll be very honest with you. اس کے اوپر ابھی دیکھنے لگے ہوئے ٹیگس یہ کچھ ہیں، اس کتاب کے اندر کافی سارے لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ میں نے مارک کیا ہوا ہے، میں نے اپنے پینسل سے نوٹس لکھے ہوئے ہیں. There are so many things I have done on this book. اور ساری کی ساری کہانی سننے کے بعد، کہانی جاننے کے بعد اور کیپٹن اسد سے بات کرنے کے بعد آئی ایگریڈ. میں نے کہا یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن آف کورس یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں ان کی پوری زندگی کو کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 10 یا 12 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایک بات ان کی زندگی کے بارے میں بتا سکوں. اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہیں تو پاکستان میں آپ کے لبرٹی بکس پہ خرید سکتے ہیں. اگر آپ انڈیا میں خریدنا چاہیں تو آپ امیزون کے اوپر خرید سکتے ہیں، فلپ کارٹ کے اوپر خرید سکتے ہیں، شاپسیفائی کے اوپر خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کتاب کو انسٹاگرام کے تھرو بھی آرڈر کر سکتے ہیں. بٹ اگین اٹ از ناٹ این ایڈورٹائزمنٹ. لیکن اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آئی تھنک دا بک از ورتھ ریڈنگ. یہ باتیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے کی بورڈ وارئرس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے جس طرح کا ان کا دل کرتا ہے آپ کو کامنٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ میری سٹوری جاننا چاہیں یعنی کہ میرا سفر جو کہ کیڈٹ سے کیپٹن تک کا تھا وہ کیسا تھا تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں. اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہم جہاز پر عید الاضحیٰ کیسے گزارتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں. اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.